हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे तो सीबीएसई के सिलेबस में इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है बिकॉज दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस ड्यू टू कोविड-19। लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमें इसलिए समझना ज़रूरी है और उसके बारे में इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलोगस सीरीज़। मतलब होमोलोगस सीरीज़ आपके सिलेबस से डिलीट नहीं किया गया है, होमोलोगस सीरीज़ है, तो उसे पढ़ने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ के अंडर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो सब उस टॉपिक के अंदर आएंगे। इसीलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड होमोलोगस सीरीज़ इन अ बेटर वे वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसका एक टॉपिक पहले बहुत अच्छे से समझाया जाता था, जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें बहुत अच्छे से हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखते थे। सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू रीड इन टुडेज क्लास। सो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जानने से पहले हमें ये जानना है कि फंक्शनल ग्रुप किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए किस तरीके के एलिमेंट या एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट फंक्शनल ग्रुप्स ज़्यादातर हेट्रो एटम्स के बने हुए होते हैं। अब ये हेट्रो एटम्स क्या है? हेट्रो एटम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंस हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी दूसरे एलिमेंट को हम कंपाउंड में देखते हैं विच इज़ नॉट कार्बन एंड हाइड्रोजन बट सम अदर एलिमेंट, तो किसी दूसरे एलिमेंट को हम हाइड्रोकार्बन में अगर देखेंगे तो उसको हम हेट्रो एटम कहेंगे। और हेट्रो एटम तभी किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच हो सकता है जब वो किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करे। मतलब हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई हेट्रो एटम अटैच हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि हेट्रो एटम हैज़ अटैच्ड इन द हाइड्रोकार्बन चेन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा एलिमेंट का एटम जब ज्वाइन करता है हाइड्रोकार्बन चेन को तो उस दूसरे एटम को हम हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, एटम तो पता ही है मतलब उसका। सो हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट एटम। डिफरेंट मतलब किससे डिफरेंट? कार्बन और हाइड्रोजन से डिफरेंट कोई दूसरा एलिमेंट का एटम, उसको हम हेट्रो एटम कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पढ़ा है। जैसे हेट्रो एटम का एग्जांपल्स हो जाएगा हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके नाम को जब हम लिखते हैं तो हम लोग प्रीफिक्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब लगाते हैं। अदरवाइज ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स भी जुड़े हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस में इन सारे एलिमेंट्स के एटम को हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटम कहेंगे अगर वो किसी हाइड्रोकार्बन के चेन में लगा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दूँ हैलो अल्केन से, जैसे सपोज अगर हमारे पास एक कार्बन चेन है, इस तरीके से 3 कार्बन का बना हुआ चेन है, तो नॉर्मली अगर इसमें हर तरफ सिंगल बॉन्ड है तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या होगा? हर तरफ हाइड्रोजन इस तरीके से इसमें अटैच्ड रहेगा, ठीक है। तो हर तरफ से मैंने इधर हाइड्रोजन इसमें ऐसे अटैच कर दिया और अब क्या करेंगे कि कोई भी एक हाइड्रोजन हम लोग हटाएंगे और हटाने के बाद वहाँ पर एक एम्प्टी बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो वहाँ एक खाली जगह क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम कोई एक ऐसे एलिमेंट को लगा सकते हैं, ऐसे एलिमेंट के एटम को यहाँ फिक्स कर सकते हैं जिसकी वैलेंसी 1 है। तो हैलोजन की वैलेंसी जनरली 1 होती है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी भी एक एलिमेंट के एटम को हम यहाँ पर लगाकर फिक्स कर देंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, Cl लगा दिया, तो अब जो आपका एलिमेंट है क्लोरीन वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और कंपाउंड अब
अलग दिखेगा। पहले क्लोरीन के जगह पे क्या था, क्लोरीन के जगह पे लगा हुआ था हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन को हटाकर कौन वहाँ पर खुद को फिक्स कर चुका है, क्लोरीन। तो अब इसका नाम भी अलग हो जाएगा, इसका केमिकल बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली मैनी थिंग्स आर चेंज्ड। सो हेट्रो एटम के प्रेजेंट होने पर कंपाउंड का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है। एंड हेट्रो एटम लगाते कहाँ पर हैं, हम लोग हाइड्रोजन को हटाकर हेट्रो एटम्स को फिक्स करते हैं इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये तो थी हेट्रो एटम्स की बात कि हेट्रो एटम या तो अकेले भी लग सकता है। तो अकेले जब वो लगता है तो ज़्यादातर हम हैलोजेंस को हेट्रो एटम के कैटेगरी में रखते हैं कि हैलोजन जब अकेले अगर लगना चाहते हैं, अकेले अगर किसी चेन में जाकर फिक्स होना चाहते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि सिंगल हेट्रो एटम हैज़ अटैच टू द कार्बन चेन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगल ही एटम जाकर अटैच होगा, कभी कभी ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स भी जाकर अटैच हो जाते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स अटैच होंगे, मतलब एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स एक साथ ग्रुप बनाकर एक कार्बन चेन में जाकर अटैच होंगे, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ अगर कोई ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन और हेट्रो एटम्स का बना हुआ कोई ग्रुप अगर जाकर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में फिक्स हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, तो वो उस कार्बन चेन को एक स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और ये स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ उस हेट्रो एटम्स के ग्रुप पर डिपेंड करेगा, हेट्रो एटम किस तरीके के उसमें हेट्रो एटम्स है उस पर डिपेंड करेगा। इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि हाइड्रोकार्बन का जो चेन है वो कितना लेंदी है, उसका साइज़ कितना ज़्यादा है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, इन सारे बातों पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करेगा। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ हेट्रो एटम्स विच आर अटैच्ड टू इट। ओके, तो उस तरीके का कोई ग्रुप जो हेट्रो एटम्स से मिलकर बनता है, जो कार्बन हाइड्रोजन और हेट्रो एटम तीनों मिलकर के बनता है, ऐसे तरीके के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट सच अ टाइप ऑफ अ ग्रुप वुड बी कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बनता है हेट्रो एटम से, कार्बन से और हाइड्रोजन से, मतलब तीन चीज़ें मिलाकर के आपका फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है। तो वो तीन चीज़ें क्या है, वो हो सकता है हेट्रो एटम, वो हो सकता है कार्बन और हो सकता है हाइड्रोजन। सो हेट्रो एटम, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों को मिलाकर फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इस तरीके का एक ग्रुप है जो अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में जाकर के खुद को अटैच कर ले तो वो उस हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। और उसके केमिकल प्रॉपर्टी को अब कौन डिटरमाइन करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है वही फंक्शनल ग्रुप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। दैट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस हाइड्रोकार्बन चेन को किस तरीके से केमिकली बिहेव करना है, ये सारा डिसीजन, ये सारा डिटरमाइन करने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जो उस चेन के साथ अटैच होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कार्बन चेन लॉन्गर है या कार्बन चेन शॉर्टर है तो अकॉर्डिंगली उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदलता है। तो ये चीज़ फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के बाद ये चीज़ इरेलीवेंट हो जाता है कि कार्बन चेन का लेंथ कैसा भी हो, वेदर इट इज़ लॉन्गर, शॉर्टर और मीडियम इन लेंथ, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है तीन अलग अलग लेंथ के चेन में तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आता है। केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, दैट फंक्शनल ग्रुप्स ही डिसाइड करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर वो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अटैच होगा तो वो सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कैसे केमिकली रिएक्ट करना है, कैसे केमिकली बिहेव करना है, ये सारा चीज़ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप बनता किस किस चीज़ को मिलाकर है, फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए हेट्रो एटम्स चाहिए, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, इन तीनों को मिलाकर के फंक्शनल ग्रुप बनता है।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों चीज़, जैसे कि हेट्रो एटम, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों हर फंक्शनल ग्रुप में ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो। किसी किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इट विल मेक इट मच मोर क्लियर टू यू कि किसी फंक्शनल ग्रुप में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होता है, हेट्रो एटम भी, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, और किसी किसी में सिर्फ हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, किसी किसी में सिर्फ हेट्रो एटम और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट कॉम्बिनेशन तीन चीज़ का ही होता है, हेट्रो एटम, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन में इन तीनों में से कोई दो प्रेजेंट हो सकता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन में तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे कि फंक्शनल ग्रुप्स बनता है वो ये तीन ही होते हैं, दैट इज हेट्रो एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है OH, CHO, CO एंड COOH एंड COOR। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे अगर आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है OH, इस OH का मतलब क्या है? OH का मतलब है कि इसमें एक हेट्रो एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें पहले से है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक फंक्शनल ग्रुप बनाता है OH। ओके, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हेट्रो एटम, कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ही प्रेजेंट रहेंगे फंक्शनल ग्रुप को बनाने के लिए, कोई दो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये वाला जो पहला कॉम्बिनेशन था, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? एक हेट्रो एटम है और हाइड्रोजन है, तो दो का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना? सो हेट्रो एटम एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलकर के क्या बन रहा है? OH। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हमें पहचानना सीखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कि ये दोनों मिलकर के फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, जिसमें ऑक्सीजन आपका हेट्रो एटम है, हाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के OH बन रहा है, जो एक फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और एक हेट्रो एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर के CHO बन रहा है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। देन C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इसको लिखा गया है, वर्टिकली लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादातर इसको ऐसे वर्टिकली लिखा जाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली हम नहीं लिखते हैं। सो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये वर्टिकली ही लिखा हुआ रहता है। ये जो बॉन्ड है आपको इस तरीके से इलोंगेटेड वर्टिकल पोजिशन में ही दिखता है। सो C डबल बॉन्ड O, CO, ये भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसमें कि कार्बन नॉर्मली प्रेजेंट होता ही है हाइड्रोकार्बन्स में, एंड ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं ये हो गया हेट्रो एटम। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहता ही है हाइड्रोकार्बन्स में, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दोनों के दोनों हेट्रो एटम है। उसी तरीके से COOR, तो C जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता ही है, दो दो ऑक्सीजन है तो दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? हेट्रो एटम्स हो गए। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। सो एल्काइल ग्रुप जैसे कि यहाँ पर हो गया CH3, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। देन C2H5 एल्काइल ग्रुप हो गया। देन C3H7, ये सब एल्काइल ग्रुप्स हो गए, जो कि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो आपका एल्काइल ग्रुप बनता है। तो ये सब चीज़ पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। एल्काइल ग्रुप के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कैपिटल R, बिकॉज कैपिटल R यूज़ किया जाता है सो एज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप्स का एक तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला है या एक सिंबल है जो एल्काइल ग्रुप्स को दिया गया है इन जनरल टू रिप्रेजेंट देम एनीवेयर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल R लिखा है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो आपकी क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप्स के टॉपिक में है, एंड यही सब एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स का क्या कोई स्पेसिफिक नाम है
और नाम है तो वो नाम क्या क्या है, और जब हम उसको नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं, जब हम इसको किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कार्बन चेन का नाम फिर कैसे बदल जाता है, IUPAC नेम फिर कैसे चेंज हो जाएगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक टेबल मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। इस टेबल में जैसे आपको दिख रहा है, मैंने काफ़ी सारे कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहला कॉलम है फंक्शनल ग्रुप नेम, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिखाया, इन सारे फंक्शनल ग्रुप का हम पहले फर्स्ट कॉलम में नाम लिखेंगे। कंडेंस्ड फॉर्म इसी को ही कह रहे हैं। ठीक है, वट एवर फॉर्मूला जो आपको यहाँ दिखा, OH लिखा है या CHO लिखा है या CO लिखा है या COH लिखा है या COOR लिखा है, जो भी लिखा है, ये सब कंडेंस्ड फॉर्म था फंक्शनल ग्रुप का, जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया एग्जाम्पल में। तो वही कंडेंस्ड फॉर्म को हम दोबारा कॉपी करेंगे सेकंड वाले कॉलम में। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म हम आपको लिख के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना होता है। और सफिक्स यूज्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप को काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एंड सीनियर ग्रुप माना जाता है, बिकॉज ये एक तरीके का केमिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है उस किसी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन चेन में जिसके साथ ये अटैच होता है। तो सिंस ये केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने में पूरी तरीके से केपेबल है, सो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में माना जाता है। इसीलिए इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को जब हम नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं, नॉमेनक्लेचर में जब हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इन सब के नाम को लिखते टाइम हमें इसे सफिक्स की तरह इस्तेमाल करना होता है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ वेरी सीनियर काइंड ऑफ अ ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ ग्रुप विच नीड्स टू बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल राइटिंग अ नेम। तो इसलिए इसको हम सफिक्स की तरह नाम के लास्ट में लिखते हैं। तो वो सफिक्स के बारे में बताएंगे कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है। देन फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर, मतलब कि अगर फंक्शनल ग्रुप को एक कार्बन वाले एटम के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर 2 कार्बन एटम वाले चेन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, उसी से हमारा मतलब है फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर। ठीक है, सो एक कार्बन वाले चेन से जोड़ेंगे तो किस तरीके का कार्बन चेन बनेगा, जो भी कार्बन चेन बन रहा है वो होगा आपका फर्स्ट मेंबर। अगर 2 कार्बन वाले चेन के साथ हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी योर सेकेंड मेंबर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट दैट इज OH, मैंने बोला था एग्जाम्पल में। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप OH, उसका नाम होता है अल्कोहल, जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है, कई जगह ये वर्ड आया है, बट उस टाइम आपको पता नहीं होगा कि ये एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। सो द फर्स्ट वन इज अल्कोहल। ओके, एंड अल्कोहल का कंडेंस्ड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से OH। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म इज समवॉट लाइक दिस। ओके, ये एक ओपन बॉन्ड होगा, यहाँ पे कार्बन चेन अटैच हो सकता है इस एरिया में, और O-H मतलब O बॉन्ड H। ठीक है, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड एक और बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो इसीलिए एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ पहले ही बना लिया और दूसरा बॉन्ड कार्बन चेन के साथ बनेगा। ठीक है, जो भी कार्बन चेन इसके साथ अटैच होगा, इसलिए एक ओपन बॉन्ड हम यहाँ पर शो करते हैं। देन सफिक्स यूज्ड, सफिक्स हम लोग इसके नाम से ही लेते हैं, जैसे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हम लोग ANE उसके नाम से लेते थे, है ना। जैसे एल्केन अगर मैं लिखूं तो एल्केन का ANE हम लोग लेते हैं। जैसे मिथेन लिखना है तो क्या करते हैं, मिथ प्लस एन लिखते हैं ना, तो उसके नाम के एंड से ही हम लोग उसका सफिक्स ले लेते थे और उसको हम लोग जोड़ करके नाम लिखते थे मिथेन। उसी तरीके से यहाँ भी है कि नाम लिखते टाइम नाम जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल, उसी से ही हमें उसका सफिक्स भी मिल जाएगा। 2-3 लेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे जो सफिक्स की तरह एक्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सो अल्कोहल का जो लास्ट 2 लेटर्स होता है,
लास्ट टू लेटर दैट इज OL, ओके, OL, जो लास्ट टू लेटर्स है OL, इन दोनों लेटर का इस्तेमाल हमको करना है एज माई सफिक्स, ओके। तो इन दोनों लेटर का यूज हम करेंगे एज माई सफिक्स, सो माई सफिक्स इज OL, ऑल, राइट। फर्स्ट मेंबर देखते हैं। सो फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन होना चाहिए। सो नॉर्मली अगर मुझे फर्स्ट मेंबर लिखना है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, C and 4 bonds attached to it like this, hydrogen 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 everywhere, okay। अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हटेगा वहाँ से, और उसके जगह पर फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे, तब जाके आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा फर्स्ट मेंबर का। सो मैंने कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और उसके जगह पे OH लगा दिया, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर कुड ऑल्सो बी रिटन like this, CH3OH, ओके, CH3OH, ऐसे दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाला ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म है, सेकेंड वाला कंडेंस्ड फॉर्म है। तो इसमें मैंने 3 हाइड्रोजन को 1 2 3, जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तीनों को मैंने ऐसे रिड्यूस करके C के साथ अटैच कर दिया, CH3OH लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड मेंबर अगर मुझे लिखना हो तो सेकेंड मेंबर हम कैसे लिखेंगे? सेकेंड मेंबर के लिए 2 कार्बन का चेन बनाएंगे लाइक दिस, ओके। 2 कार्बन का चेन इस तरीके से बनाएंगे, हर तरफ ऐसे हाइड्रोजन 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 प्लेस कर देना है। नाउ सिलेक्ट एनी वन हाइड्रोजन जहां पर आपको OH लगाना है। सपोज मैंने इस फर्स्ट हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस प्लेस पर OH लगाना है, तो वहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके जगह पे हम सिंपली OH लिख देंगे। हमेशा याद रखना है आपको कि कभी भी आप जब OH का इस्तेमाल करते हैं इन अ केमिकल कंपाउंड, OH को जब आप लिखते हैं इन अ केमिकल कंपाउंड, तो O हमेशा बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे HO लिखा है, क्योंकि O इज फेसिंग द बॉन्ड। O जो है वो बॉन्ड के तरफ आपको लिखना है। हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, OH ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये क्या होता, गलत होता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है, H इज अटैच्ड विथ कार्बन, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि H ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो एक बार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो फिर वो एक ही साथ में कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड्स नहीं बना सकता एक बार में, है ना, वो एक ही बॉन्ड बनाता है, बिकॉज उसकी वैलेंसी 1 होती है। सो इसीलिए वाइल राइटिंग इट यू हैव टू बी श्योर कि बॉन्ड के तरफ आप ऑक्सीजन को जोड़ें और बॉन्ड से दूर हाइड्रोजन को रखें, ठीक है। तो इवन इफ वाइल राइटिंग अगर वो आपको दिख रहा है HO जैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते टाइम हम उसको OH ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसको मुझे लिखना हो तो हम बंद करके या कंडेंस्ड फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, सारे हाइड्रोजन को अगर रिड्यूस करके लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसको ऐसे और भी रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन को आप C2 लिख सकते हैं और इसको ऐसे H5 लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर। अब हमें यहाँ पर साथ साथ में सीख लेना है नॉमेनक्लेचर, कि अल्कोहल का मेंबर्स का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। तो सिंस अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो लेट अस कंप्लीट द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि अल्कोहल के बारे में इतना कुछ पढ़ ही लिया है, तो फिर नॉमेनक्लेचर भी पढ़ ही लेते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर बोर्ड्स, बट इतना कुछ अगर पढ़ाई है होमोलोगस सीरीज़ के लिए तो फिर थोड़ा सा बच जाता है नॉमेनक्लेचर, तो फिर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ में। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सफिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केन जो भी है, एल्केन जो भी होगा प्लस ऑल, ये करते हैं। और एल्केन प्लस ऑल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो ई मैंने लिखा है, इस ई को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो इट विल बी एल्केन प्लस ऑल,
राइट। तो ई आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ई रहता है इस ई को आपको हटा देना है, ड्रॉप कर देना है, तो वहाँ पे ई होगा नहीं, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। सो सिमिलरली हियर CH3OH का अगर मुझे नाम लिखना हो तो CH3OH बनने से पहले ये क्या था, इट वॉज मीथेन, इट वॉज CH4। यहाँ पे पहले क्या था, हाइड्रोजन था, सो इट वॉज CH4। इनिशियली क्या है ये, CH4 था, लेकिन CH4 के जगह हम लोगों ने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और यहाँ पे OH लगा दिया, नाउ इट इज CH3OH, बट इनिशियली क्या था, वो CH4 था। तो CH4 के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, वी जनरली राइट मीथेन। ओके, अब मीथेन लिखते हैं हम। अब मीथेन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको OL दिख रहा है, OL मतलब यहाँ OH लगा हुआ है, तो OH के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, OL सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम OH के लिए लिख देंगे OL, which comes from the word alcohol। अब इस E को हमको हटाना है यहाँ से, and now the name will be, finally it will be methanol। ठीक है, सो इसका नाम पड़ जाएगा methanol, राइट। अब सेकेंड वाले का नाम हम लोग देखते हैं। इनिशियली व्हेन इट वाज नॉट C2H5OH, जब ये C2H5OH नहीं था तब ये क्या था, इट वॉज C2H6। ठीक है, C2H6 था, मतलब ये क्या था, इथेन था। इनिशियली इट वॉज इथेन। सो इथेन पहले लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले मीथेन लिखा था, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे इथेन लिखा, फिर यहाँ पे आपको OH लगा हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, साथ में प्लस OL लिखेंगे, जो सफिक्स है इसका OL वो लिखेंगे, फिर E को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, एंड फाइनली आपका जो नाम होगा वो होगा इथानॉल। सो जैसे वहाँ नाम आया मीथानॉल, इसीलिए यहाँ पे नाम आ गया इथानॉल। ठीक है, सो मीथानॉल एंड इथानॉल फॉर द फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एल्कोहल। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सिक्स्थ मेंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो जैसे जैसे आप एक एक करके कार्बन बढ़ाते जाएंगे आपको नेक्स्ट मेंबर मिलता जाएगा। सो आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो आगे के मेंबर्स के नाम लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जानना है, दैट इज CHO, CO एंड COOH। अब इसको समझने से पहले हम लोग एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? Carbonyl group is represented by C double bond O and two open bonds like this. So कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 में से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको बॉन्ड बनाना है इधर इधर किसी किसी के साथ, ठीक है। इट हैज़ टू मेक बॉन्ड्स विद अदर कार्बन चेन्स, विद अदर एलिमेंट्स, एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाकर इस तरीके से रहता है, ठीक है। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बना हुआ रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री होते हैं फॉर मेकिंग बॉन्ड विथ एनी अदर कार्बन चेन, तो वैसे टाइप के ग्रुप को हम लोग, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में, जो हमको 10th में पढ़ना है। सो 10th में जो दिए गए फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप कई जगह आपको दिखता है, अपीयर होता हुआ दिखता है। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ कहाँ पर आपको दिखेगा। सो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ इट इन 4 डिफरेंट प्लेसेस। इस तरीके से मान लो मैंने C डबल बॉन्ड O ऐसे बनाया और इधर इधर ओपन बॉन्ड्स बना दिया।
ओके, इस तरीके से मैंने 4 जगह पर इसको बना दिया। और इसके बाद इसके 2 ओपन बॉन्ड्स में क्या क्या हम अटैच करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर एक तरफ एक बॉन्ड में अगर एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स्ड हो जाता है, मान लो ये फिक्स्ड है कि एक तरफ हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है और इस हाइड्रोजन को हम हटा नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट रिमूव इट बाय एनी मीन्स। ये हाइड्रोजन मान लो फिक्स हो जाता है और इधर कोई भी कार्बन चेन अटैच हो जाएगा और या तो कोई हाइड्रोजन का एटम अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा या तो कोई कार्बन चेन अटैच हो जाएगा। तो इस खाली बॉन्ड में या तो हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं या तो कोई कार्बन चेन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई हमको एक अरेंजमेंट दिखता है इन सारे ग्रुप्स के बीच में या एटम्स एंड एलिमेंट्स के बीच में, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ये जो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम एक फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देते हैं एंड वी कॉल दिस एज aldehyde. Okay, so a new name that you are reading, so it is named as aldehyde, in which you get somewhat like this, C double bond O and एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स्ड और दूसरे तरफ या तो हाइड्रोजन लगा हुआ हो सकता है या तो कोई कार्बन चेन लग सकता है। तो फिर उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ओके, दूसरा वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से मान लो उसको पहले मैंने यहाँ पे मिटाया, एक और बार अगर इसको हम बनाएं ऐसे थोड़ी दूर पर, सो एक और बार अगर CO है और यहाँ पर 2 ओपन बॉन्ड्स हैं, इन दोनों ओपन बॉन्ड्स पे अगर एक तरफ कार्बन चेन अटैच्ड हो और दूसरे तरफ भी कार्बन चेन अटैच्ड हो, दोनों तरफ कार्बन चेन ही लगा होना चाहिए, इट शुड हैव कार्बन चेन ओनली, दोनों तरफ कार्बन ही अटैच्ड होना चाहिए। तो फिर इस ग्रुप को अगर वो कार्बन के साथ अटैच्ड है दोनों तरफ, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम पड़ जाता है कीटोन। ओके, इट इज नेम्ड एज कीटोन। कीटोन मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें CO तो है ही, कार्बोनिल ग्रुप का तो वो बना हुआ है ही, और उसके दोनों तरफ कार्बन कार्बन ही अटैच्ड है। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन चेन ही अटैच्ड है, कहीं पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थर्ड नंबर पे मान लो इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन जा रहा है सब में, ये वाला ग्रुप तो कॉमनली दिख रहा होगा। इसके बाद इसके एक तरफ या तो हाइड्रोजन अटैच हो सकता है या तो कोई कार्बन चेन अटैच हो सकता है, दोनों में से जो भी हम लगाना चाहें, तो या तो कार्बन चेन या तो हाइड्रोजन, और इसके दूसरे साइड पर OH लगा होना चाहिए, अल्कोहल का ग्रुप लगा होता है। ठीक है, सो ये वाला OH जो है वो फिक्स्ड है, इसको हम हटा नहीं सकते, और इधर वाला चेंज हो सकता है, मतलब या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन चेन, मतलब ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम डायरेक्टली यहाँ हाइड्रोजन लगा लें या तो हम कोई कार्बन चेन किसी भी लेंथ का लगा ले, जिसमें 1 कार्बन का चेन हो या 2 कार्बन का चेन हो, 3 कार्बन का चेन हो, मतलब एंड सो ऑन, जितने भी कार्बन का चेन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक तरफ जो ओपन बॉन्ड था उसमें मैंने OH लगा दिया जो कि फिक्स्ड है, उसको हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, वो फिक्स्ड हो जाएगा, वो नहीं हटेगा। अब ये जो पोर्शन आपको दिखता है, ये वाला जो हिस्सा हमको दिखता है, ये वाला हिस्सा एक फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, COOH, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, COOH
OH, तो हम पहले पढ़ेंगे C, फिर O, फिर O, फिर H। तो कैसे पढ़ रहे हैं? COOH। भले स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का हो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे हम पहले पढ़ेंगे C, फिर पढ़ेंगे O, फिर पढ़ेंगे O, फिर पढ़ेंगे H। COOH, इस तरीके से इसको रीड करना होता है, ठीक है? ये पढ़ने का तरीका है। सो इसका भी एक नाम है, COOH, इस फंक्शनल ग्रुप का भी एक नाम है। वी कॉल दिस एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 3 तरीके के फंक्शनल ग्रुप यहाँ डिसाइड कर लिया, देख लिया। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला है, ये उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी आपको दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सेम वही है कि एक तरफ आपका या तो हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, और या तो हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है तो कोई कार्बन चेन हम अटैच कर सकते हैं। दूसरे तरफ अगर मुझे कुछ अटैच करना होगा तो ऑक्सीजन अटैच कर पाएंगे, और उसके साथ मुझे अटैच करना होगा कोई एल्काइल ग्रुप, इसके साथ मुझे कोई एल्काइल ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो R मैंने लिखा, ये क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। सो एल्काइल ग्रुप मतलब किस तरीके का एल्काइल ग्रुप? इट कुड बी CH3, इट कुड बी C2H5, इट कुड बी C3H7 एंड एटसेट्रा सो ऑन, और भी तरीके के एल्काइल ग्रुप्स। सो ये जब एल्काइल ग्रुप्स आके यहाँ ऑक्सीजन के साथ लग जाएंगे तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन फिर फिक्स्ड हो जाएगा, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। जैसे हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई कोई हिस्सा आपका फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स्ड है, एल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन फिक्स्ड है, कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O ये होना फिक्स्ड है, और उसके दोनों तरफ कार्बन चेन का ही लगना, ये चीज़ फिक्स्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बोला कि इधर आपका ये OH लगा होना, ये होना आपका फिक्स्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसी तरीके से ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप आपको बता रहे हैं, इसमें OR ये वाला ग्रुप दिखना, ये फिक्स्ड है, इसको आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आप ग्रुप ऑफ एटम्स देख रहे हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप बना रहा है विच इज नोन एज एस्टर, जिसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। एक रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। सो इसीलिए मैंने एस्टर के बारे में आपको यहाँ पे अलग से बताया। सो ये एस्टर इस तरीके का ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाता है। अब जान लेते हैं कि इसको अगर अलग अलग से लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको टेबल के ऊपर जब एग्जाम्पल्स बता रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको अलग से कैसे लिखा जा सकता है। तो जैसे एल्डिहाइड लिखना हो तो एल्डिहाइड को हम, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O एंड H, और इधर एक ओपन बॉन्ड, ठीक है? तो इसको आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO, ठीक है? इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, और इधर आप एक ओपन बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो CHO कैसे लिखा हम लोगों ने? इस H को हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर दिया, फिर O जो है वो लास्ट में लिख दिया। तो इसको पढ़ने का भी वही तरीका है, पहले C पढ़ना है, फिर H पढ़ना है, फिर O पढ़ना है। COH नहीं पढ़ना है, पहले C फिर H फिर O, तो CHO ऐसे पढ़ेंगे। कीटोन के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ एक इस तरीके से दोनों तरफ आपको कार्बन कार्बन ही लगाना है, कार्बन के चेन ही लगाने हैं। इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं, ऐसे साथ में सटाकर लिख सकते हैं, एंड दैट वुड बी अंडरस्टूड कि दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसमें एक ओपन बॉन्ड शो किया है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर इसको मुझे रिड्यूस करके लिखना होगा तो COOH ऐसे लिखेंगे। ये जो डबल बॉन्ड O है उसको साथ में ऐसे सटाकर लिख देंगे, एंड दिस विल बी द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरीके से एस्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखना है, C का एक ऐसे ओपन बॉन्ड शो करेंगे, डबल बॉन्ड O एंड R। इसको अगर रिड्यूस करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, COOR।
ठीक है, तो यही शॉर्टकट मैंने पहले आपको बताया था, एग्जाम्पल जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये सब के शॉर्टकट्स बताए थे कि किस तरीके से हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लिया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के स्ट्रक्चर्स को देख लिया, एंड उस स्ट्रक्चर में क्या क्या हेटेरो एटम्स जुड़ते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है, एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर को कंडेंस्ड फॉर्म में एंड ओपन फॉर्म में कैसे लिखना है ये हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और इन सब फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर के स्ट्रक्चर और उनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे कि उनका नाम हमको कैसे लिखना है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू to join my class today. We'll meet next time and we'll be discussing the nomenclature of these functional groups. Okay, thank you.